गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पटेल सर पर। आज इस सीरीज का अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये सीरीज का 5वां वीडियो है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले अन्य सीरीज इसके पार्ट्स को देखें सीरीज के, उसके बाद इसको देखें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इस काल के अंत में जो हिंदी वाक्य होते हैं इस काल के, उनके अंत में गा गे गी आता है। जैसे वह जाएगा, आप खेलेंगे, तुम पढ़ोगे, इत्यादि सब। इस काल की जो सहायक क्रिया होती है वो थी विल और शैल। विल जो प्रयोग होता है एक वचनकर्ता के साथ होता है। शैल जो होता है आई और वी के साथ होता है। इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं, विल आई और वी को छोड़कर बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। बाकी अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप एक सही तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें। बात करते हैं इस टेंस के मुख्य क्रिया की। तो मुख्य क्रिया जो होती है बेस फार्म लगता है आप दबर वर्ब की बेस फार्म यूज होती है, और यानी जिसको आप फर्स्ट फार्म के नाम से जानते हैं, फर्स्ट फार्म ऑफ द वर्ब, बेस फार्म ऑफ द वर्ब, आप जो भी कह लें वो प्रयोग होती है। फिर बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो इस काल के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे वे होंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको आप साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई नकारात्मक शब्द ना आए, कोई प्रश्नवाचक शब्द ना आए, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे, वह खेलेगा, मोहित दौड़ेगा, रोहित खाएगा, वह स्कूल जाएगा, इत्यादि। आपने इसको पढ़ा, फार्मूले को पढ़ा, स्ट्रक्चर को पढ़ा। वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि वाक्य लंबा है तो अदर वर्ड होता है। यदि आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आपकी गलतियाँ 99% कम हो जाएंगी। 1% जो चांस हो रहा है गलती का वो आपकी अपनी होगी। स्पेलिंग एरर हो सकता है, या आप हो सकता है कहीं कहीं आर्टिकल का गलत प्रयोग कर लें, तो उसका अगला वीडियो या अगले इस सीरीज के बाद उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। आर्टिकल्स कौन सा कहाँ लगाना है, और ताकि आप अपनी तैयारी में कोई कमी ना रखें। और आपके पास जो भी किताबें हैं, बुक्स हैं, उनकी सहायता से इस टेंस का अभ्यास करते रहें। बिना अभ्यास के आप कंप्लीट तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप जिस भी क्लास में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एकेडमिक में हो, ये मायने नहीं रखता है। अभ्यास ही आपको सफल बनाएगा। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आपके सफलता के चांस बहुत कम हैं, क्योंकि अनुशासन के बिना अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी फेल हो जाता है। तो चलिए, बात हो रही थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। यहाँ पर आई है, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी अन्य के साथ विल का प्रयोग होता है। वह कल स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह कहाँ जाएगा, स्कूल, तो ही विल गो टू स्कूल टुमारो। इसमें
विल या सेल का ही प्रयोग करना है। आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ विल लगेगा। इसलिए ज़्यादा आपका समय ना बर्बाद करते हुए नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें नकारात्मक शब्द प्रायः नहीं आता है और ये वाक्य में नकारात्मक होने की पुष्टि करता है। और नकारात्मक जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इस नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। यहाँ पे जाने की बात हो रही है, कल जाने की बात हो रही है, ये फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है। सब्जेक्ट आई, विल या सेल में से कोई एक, तो आप यहाँ सेल लगाएंगे क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगता है। प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। आपको जाना कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपका टारगेट कहाँ है, वो दिल्ली है, टू दिल्ली। कब जाना है, कल जाना है, तो टुमारो। आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। तुम पहला वाक्य है, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। इसका जो ट्रांसलेट होगा, फार्मूले के अनुसार सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे। तो यहाँ आई और वी तो कोई है नहीं, इसलिए आप विल लगाएंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यू विल नॉट। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, वर्ब रीड हो गया। क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्ट द बुक। यू विल नॉट रीड द बुक, ये इसका ट्रांसलेट होगा। फिर बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि इसमें आपको बेसिकली सिर्फ ये जानना है आई और वी के साथ ही सेल लगता है, बाकी अन्य कर्ता के साथ विल लगता है। इसके लिए ज़्यादा एग्जाम्पल्स करना जरूरी नहीं है, इतने में भी आप समझ सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और उनके वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, वाक्य पहले भी आ सकता है, वाक्य बीच में कब क्यों कहाँ कैसे इत्यादि शब्द भी आ सकते हैं। ये होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप, जिसको आप जवाब यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या वह पढ़ेगा, तो आप कहेंगे या तो हाँ या तो ना। क्या वह स्कूल जाएगा, यस और नो, इसीलिए इसको यस या नो टाइप कहते हैं। दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप इसलिए क्योंकि लगभग जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, हु, हुम, हुज, सब डब्ल्यू एच से ही शुरू होते हैं, इसलिए इनको डब्ल्यू एच टाइप कैटेगरी में रखा जाता है। डब्ल्यू एच टाइप कैटेगरी के जो होते हैं उनमें प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड मेनली बीच में आता है और आप उनका अनुवाद करते समय सबसे पहले उनको लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर विल या सेल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फार्मूले को एक बार फिर से देख लेते हैं। यस और नो टाइप वाले जो फार्मूले होते हैं वो विल या सेल में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा फार्मूला है डब्ल्यू एच टाइप वाला, उसके लिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले
विल या शैल में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, और यहाँ भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। क्या वह तुम्हें कलम देगा? इसमें यस और नो टाइप का ये टाइप क्वेश्चन है, तो विल या शैल पहले लगेगा। सब्जेक्ट आपका है वह, ही, आई और वी में से कोई तो है नहीं, तो आप विल लगाएंगे। विल ही। काम क्या हो रहा है? देने का। गिव। क्या दे रहा है? पेन। किसको दे रहा है? आपको। गिव यू ए पेन। दूसरा जो है, क्या वे आम खाएंगे? इसमें भी आई और वी है नहीं, तो आप विल लगाएंगे। विल दे ईट मैंगोज? विल दे ईट मैंगोज? अब आप क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं जैसे, और सभी वाक्यों के पीछे आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना बहुत ही जरूरी है, इसका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो सब कुछ सही होने के बाद भी आपका ट्रांसलेट गलत माना जाएगा, ट्रांसलेशन गलत माना जाएगा, और आप सोचेंगे कि हमने तो कोई गलती ही नहीं करी है। अगला वाक्य देखते हैं। सीता कौन सा गाना गाएगी? कौन सा गीत गाएगी? कौन सा सॉन्ग गाएगी? कौन सा, ये क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसको लिखेंगे व्हिच, और कौन सा गाना, बात हो रही है गाने की, तो कौन सा गाना, व्हिच सॉन्ग विल, सब्जेक्ट सीता, सिंग ऑब्जेक्ट है नहीं, हो गया। क्वेश्चन वर्ड भी यहाँ बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग बहुत ही जरूरी है, नितांत आवश्यक है, वेरी कंपलसरी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नुकसान कर लेंगे अपना। अगला वाक्य देखते हैं। हम कल वहाँ जाएंगे। हम कल कहाँ जाएंगे? सॉरी, हम कल कहाँ जाएंगे? इसमें बात हो रही है कहाँ, क्वेश्चन वर्ड की, तो वहाँ तो दूसरा हो गया। कहाँ की अंग्रेजी, सबसे पहले वेयर। शैल वी गो टुमारो? हम कल कहाँ जाएंगे? वेयर शैल वी गो टुमारो? फिर आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होता है? पूरे ट्रांसलेशन के नियम को ही उलट के रख देगा। अभी आज तक आपने यहाँ में पढ़ा होगा आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, पर ये नियम एकदम इसका उल्टा है, एकदम अपोजिट है। इस नियम के बाद आप किसी के साथ विल लगा रहे हैं, किसी के साथ शैल लगा रहे हैं, तो उस वाक्य के डिपेंड करता है ऊपर वाक्य किस प्रकार का है। आप आई के साथ भी विल लगाएंगे, आप ही के साथ भी शैल लगाएंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? नहीं होता है, ये रूल है, ये नियम है, तो चलिए इसको भी जान लेना जरूरी है ना। तो जहां आप पहले आई और वी के साथ शैल लगा रहे थे, अब इस नियम को पढ़ने के बाद आप आई और वी के साथ विल लगाएंगे। ही सी इट आई वी यू दे अन्य कर्ताओं के साथ आप विल का प्रयोग करते थे, तो अब आप यहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे। नियम क्या होता है? जब वाक्य में किसी कार्य को जोर के साथ कहा जाए, दृढ़ निश्चय के साथ कहा जाए, उसमें जोर दिखे, कॉन्फिडेंस दिखे, तो वहाँ पर शैल के स्थान पे विल और विल के स्थान पर शैल कर दिया जाता है। जैसे मैं ये किताब अवश्य पढ़ूंगा, मैंने दृढ़ निश्चय बना लिया है किताब पढ़ने का, तो यहाँ पर आई के साथ शैल नहीं लगेगा, आई के साथ विल लगेगा, आई के साथ विल लगेगा। आई विल रीड दिस बुक, आई विल रीड दिस बुक। ऐसे तुम कल लखनऊ दिखाने जाओगे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको लखनऊ जाना है, ये भी कंपलसरी है, तो यहाँ यू शैल लगाना है, यू विल नहीं लगेगा, क्योंकि मेडिकल को आप अवॉइड कर नहीं सकते, बीमार हो आप
तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही है, तो लखनऊ जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यू के साथ आप शैल लगाओगे, यू शैल गो टू लखनऊ फॉर ट्रीटमेंट। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। इसके कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर विशेष नहीं है, सब वही होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जहाँ आप विल लिखते थे वहाँ पे शैल लिख लेना है, जहाँ शैल लिखते थे वहाँ पर विल लिख लेना है। इतना ही काफ़ी है आपके लिए, अलग से कोई फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले है मैं उसे निश्चित मारूंगा, मैं उसे निश्चित पीटूंगा। आई विल बीट हिम। अब यहाँ पर आप सोचेंगे निश्चित की तो कोई स्पेलिंग ही नहीं है, कोई इंग्लिश ही नहीं है, तो निश्चित के लिए ही यहाँ पर शैल की जगह पे विल लगा है। वह आज लखनऊ जाएगा। भाई लखनऊ जाएगा, दवा करवाने जाना है, नहीं जाएगा तो परेशान होगा, तो जाना है तो जाना है। तो ही शैल गो टू लखनऊ, ये दृढ़ निश्चय है, कॉन्फिडेंस है, जोर के साथ कहा जा रहा है। तो वहाँ पर विल की जगह पे शैल, शैल की जगह पर विल लगता है। ही शैल गो टू लखनऊ टुडे।